हेलो एवरीवन। मेरा नाम किरण है। चंद्रा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत है। हम यहाँ हॉस्टल और की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके क्वेश्चन पेपर हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे मेगा 2 पेपर जो कि हुआ था 23 तारीख को। ठीक है, हम यहाँ जीएस पेपर सॉल्व करेंगे। मैथ्स के क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे, उसके लिए आपको अलग से वीडियो मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, सामान्य ज्ञान से संबंधित है। ठीक है, तो अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया है? ठीक है, किस प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया है? तो अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत भाषा, यहाँ पे आएगा भाषा, ठीक है, किस प्राकृतिक भाषा का उपयोग किया है? तो उन्होंने करा है अर्धमागधी भाषा का प्रयोग। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया? ठीक है, तो राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने वो पूछा है। ठीक है, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन इसका अनुमोदन कहाँ किया? नागपुर, मुंबई, दिल्ली या फिर वर्धा में? ठीक है, तो इसका अनुमोदन इन्होंने करा वर्धा में। ठीक है, कब? तो ये था 14 जुलाई 1942 को। ठीक है, और 8 अगस्त 1942 को मुंबई के जो ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक हुई। ठीक है, कब? 8 अगस्त 1942 को। कहा? मुंबई में ग्वालियर टैंक मैदान में ना, ग्वालियर टैंक मैदान में किसकी? अखिल भारतीय कांग्रेस की जो बैठक हुई उसमें इसको मंजूरी मिली, भारत छोड़ो आंदोलन को मंजूरी मिली। ठीक है, कब? तो ये 8 अगस्त को मंजूरी मिली। ठीक है, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? ठीक है, किसका? गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? दूसरी, तीसरी, चौथी या फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना में? तो गरीबी हटाओ का जो नारा है वो पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया, जो कि कब से कब तक था? 1974 से 1978 तक था। ठीक है, इसमें इन्होंने कौन सा नारा दिया? गरीबी हटाओ इसका नारा दिया। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आया था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो 1951 से 1956 में आया था। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना कब आया था? 1951 से 1956 के बीच आया था और ये किसानों पे केंद्रित था। ठीक है, इसमें सिंचाई या फिर कृषि संसाधन है उस पर ध्यान दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना है वो आया था 1956 से 1961 में। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना आया था 1961 से 1966 तक, जिसमें पंचायत चुनाव शुरू करा गया था। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में याद रखिएगा कि इसमें पंचायत चुनाव शुरू किया गया था। और चौथी पंचवर्षीय योजना है वो आया था 1969 से 1974। इसमें क्या किया था? बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, चलिए, तो गरीबी हटाओ का नारा कौन से पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो ये दिया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना में, जो 1974 से 1978 तक था। अगला प्रश्न, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन सा उपाय नहीं किया गया? ठीक है, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सरकार के द्वारा कौन सा उपाय नहीं किया गया? उत्पादन में वृद्धि, खपत में वृद्धि, घाटे के वित्त पोषण में कमी या फिर कराधान उपाय? तो
सरकार द्वारा जो है खपत में वृद्धि नहीं किया गया था मुद्रास्फीति को रोकने के लिए। तो ऑप्शन बी क्या है, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ठीक है, निम्नलिखित कथनों में असत्य है। अब जो हमको कथन दिया गया है उसमें हमको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिम घाट को सह्याद्री कहा जाता है। ठीक है, ये कथन क्या है, बिल्कुल सही है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक क्षेत्र में जो पश्चिम घाट है इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है सह्याद्री के नाम से। ठीक है, अजंता पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में स्थित है। तो अजंता जो माउंटेन रेंज है, पर्वत श्रेणी है, वो केवल एक ही राज्य में है। और कौन से राज्य में है ये, महाराष्ट्र में है। ठीक है, कार्डमम की पहाड़ी केवल केरल राज्य में स्थित है। देखिए, कार्डमम की पहाड़ी पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिणतम छोर होता है। ठीक है, तो ये कार्डमम की पहाड़ी जो है केवल केरल में नहीं है, केरल प्लस कहाँ है, तमिलनाडु में है। तो ये आपका असत्य हो गया। पश्चिमी घाट की ऊंचाई पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक है। ठीक है, ये कथन भी सही है कि पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है वो पूर्वी घाट की ऊंचाई से अधिक है। तो जितने भी ऊंचे ऊंचे शिखर वाले हैं वो कहाँ है, पश्चिमी घाट में स्थित है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, सी, कार्डमम की पहाड़ी केवल केरल में नहीं है, केरल प्लस तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। ठीक है, बद्रीनाथ की जो मंदिर है वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो ये स्थित है अलकनंदा नदी के तट पर। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कौन सी घटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो कौन सी घटना से हमें पता चलता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, तो ये है ध्रुवीकरण। ठीक है, ऑप्शन सी, इससे हमें पता चलता है कि प्रकाश कैसा है, वो अनुप्रस्थ है। अगला प्रश्न, बर्तनों की सफाई के लिए रसायन पदार्थ का उपयोग करते हैं। तो बर्तनों की सफाई के लिए हम कौन से रसायन पदार्थ का उपयोग करते हैं, अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या फिर सिलिका। तो बर्तनों की सफाई के लिए कौन से रसायन पदार्थ को प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन बी, अमोनियम क्लोराइड का। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है, क्रो क्रोमोसोम की संरचना में भाग लेते हैं। क्रोमोसोम की संरचना में कौन भाग लेता है, डीएनए व प्रोटीन, प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व आरएनए, कार्बोहाइड्रेट या वसा। तो डीएनए, ठीक है, सॉरी, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स की संरचना में कौन पार्टिसिपेट करते हैं, तो डीएनए और प्रोटीन, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम्स बनाते हैं। राष्ट्रपति को मूल अधिकारों को परिवर्तित प्रवर्तित कराने के अधिकार को निलंबित करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है। ठीक है, राष्ट्रपति को मूल अधिकारों को, ठीक है, मूल अधिकारों को प्रवर्तित या फिर निलंबित करने के अधिकार की शक्ति कौन से अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद है 359। ठीक है, 359 अनुच्छेद में यह है, जो कि क्या है, आपात उपबंध से संबंधित है। ठीक है, ये किससे संबंधित है, आपात उपबंध। ठीक है, आपात उपबंध से संबंधित है। और जो अनुच्छेद 360, ठीक है, ये किससे संबंधित है, ये आपका है वित्तीय आपातकाल। ठीक है, अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है, ये है वित्तीय
वित्तीय आपातकाल से, ठीक है। तो मूल अधिकार को प्रवर्तित कराने का अधिकार किसमें है? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 359 में। चलिए, अगला प्रश्न है, वित्त आयोग के संबंध में असत्य है, ठीक है। वित्त आयोग के संबंध में हमें यहाँ कथन दिया गया है, जिनमें से कौन से कथन जो है वह असत्य है? तो वित्त आयोग सॉरी यह एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है। तो वित्त आयोग क्या है? वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, बिल्कुल सही। वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? ये 5 वर्ष के लिए होता है। पदाधिकारी, एक अध्यक्ष और 3 सदस्य। तो वित्त आयोग में क्या होता है? एक अध्यक्ष होते हैं और क्या होते हैं ये? 4 सदस्य होते हैं इसमें। और अभी वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है रिसेंट में? तो ये है अरविंद पनगड़िया, ठीक है। और इनमें से कोई नहीं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कि आपका कथन जो है वो असत्य है, क्योंकि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न, प्राणायाम में सांस की कितनी क्रियाएं की जाती है? तो प्राणायाम में सांस की कितनी क्रियाएं की जाती है? तो सांस की 3 क्रियाएं की जाती है, ठीक है। ऑप्शन बी। कपाल भारती है, कपाल भाती क्या है? आसन, प्राणायाम, ध्यान या फिर शुद्ध क्रियाएं? तो कपाल भाती क्या है? प्राणायाम है, ठीक है। अगला प्रश्न, छात्रावास आश्रम संचालन नियम किसके द्वारा किसके द्वारा प्रबंधित और संचालित होते हैं? शिक्षा विभाग द्वारा, महिला एवं बाल विकास द्वारा, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास द्वारा, या फिर सामाजिक कल्याण विभाग के द्वारा? तो जो छात्रावास या आश्रम व्यवस्था है किसके द्वारा संचालित होते हैं? ऑप्शन सी, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विभाग के द्वारा। नीतिगत निर्णय अंततः किसके समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं? ठीक है, तो जब छात्रावास जो समिति होता है उसमें नीतिगत जो निर्णय होते हैं वो किसके द्वारा, किसके समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं? वार्डन, सहायक वार्डन, संचालक या फिर छात्र समिति? तो ये प्रस्तुत किए जाते हैं संचालक के समक्ष। चलिए, अब हमारा प्रश्न है जो छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित है। ठीक है, तो इसका प्रश्न है हमारा, महाशिवगुप्त बाला अर्जुन की मुद्राओं पर किसका अंकन था? ठीक है, तो महाशिवगुप्त बाला अर्जुन कौन से वंश से संबंधित है? तो ये जो है पांडु वंश से संबंधित है। ठीक है, इनके पिता का नाम था हर्षगुप्त या हर्षवर्धन और इनकी माता का नाम था वास्ता देवी, जिन्होंने अपने पति की याद में सिरपुर के जो प्रसिद्ध लक्ष्मणेश्वर मंदिर है वो बनवाया था और उनको पूरा करवाया था महाशिवगुप्त बाला अर्जुन ने। ठीक है, और ये जो है वो शैव धर्म में बिलीव करते थे। तो इनके जो सिक्के हैं उस पर किसका किसका अंकन होना चाहिए? कुकुदमान, वृषभ और त्रिशूल का। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न, हटकेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसके शासन में हुआ? तो हटकेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसके शासन में हुआ? ब्रह्मदेव के शासन में हुआ। ठीक है, और ये कौन से वंश के शासक है? तो ये रायपुर के कलचूरी वंश या तो जिसको हम लहुड़ी शाखा बोलते हैं, ठीक है, उसके संस्थापक हैं। एंड जो हटकेश्वर मंदिर है ये कहाँ है? ये है रायपुर में स्थित है। कहाँ पर? खारून नदी के तट पर। ठीक है, खारून नदी के तट पर हटकेश्वर महादेव मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण किन्होंने करवाया था? तो ब्रह्मदेव ने करवाया था। अगला प्रश्न, शायर कर का संबंध है, शायर कर का संबंध किससे है? ठीक है, जमींदारी क्षेत्र से, जमींदारों से लिया जाने वाला कर, आबकारी कर, घरों पर कर, वस्तुओं की खरीदी बिक्री पर कर। तो जो शायर कर है, ठीक है, शायर कर ये किससे संबंधित है? ये है वस्तुओं की खरीदी एवं बिक्री से संबंधित है। ठीक है, वस्तुओं की खरीदी बिक्री पर जो कर लिया जाता था उसको कौन सा कर बोलते थे? उसको बोलते थे शायर कर। ठीक है, छुई खदान स्टेट कांग्रेस के स्थापना करता है।
ठीक है, चुई खदान स्टेट कांग्रेस का स्थापनाकर्ता कौन है? तो ये है राम नारायण मिश्र, ऑप्शन ए। ठीक है, राम नारायण मिश्र। चलिए अगला प्रश्न, 1941 में वाजपेयी की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे, कौन थे? ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बैरिस्टर छेदीलाल, पंडित रविशंकर शुक्ल या फिर ई राघवेंद्र राव। ठीक है, तो ई राघवेंद्र राव जो है वो 1941 में किसके, वाजपेयी की जो कार्यकारिणी परिषद थे उनके सदस्य थे। अगला सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्न, तो इसमें है दिमाग। ठीक है, दिमाग किस भाषा का शब्द है? बताइए दिमाग कौन से भाषा का शब्द है? तो ये है अरबी भाषा का। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, युववाणी का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, युववाणी का संधि विच्छेद क्या होगा? युवावाणी, युअवाणी, युवकवाणी या फिर युवनवाणी। तो युवाणी का जो संधि विच्छेद है वो क्या होता है? युवनवाणी होता है। ठीक है, इसका संधि विच्छेद होता है युवनवाणी, ऑप्शन डी। ठीक है, और ये कौन सा संधि है? तो ये है आपका व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। ठीक है, ये ना है व्यंजन संधि। अगला प्रश्न, निम्न में शुद्ध वाक्य है। ठीक है, कौन सा शुद्ध वाक्य है? बिजली गरज रही है, 10 रुपए में क्या आता है? भोजन बहुत सुंदर बना है, ताजमहल का शान निराला है। ठीक है, तो शुद्ध वाक्य है 10 रुपए में क्या आता है। अगला प्रश्न, सुंदर का विलोम नहीं है। ठीक है, कौन सा जो दिए गए ऑप्शन है उसमें सुंदर शब्द का विलोम शब्द नहीं है? असुंदर, कुरूप, असित या फिर भोंडा। ठीक है, कौन से नहीं है? तो असित। देखो, सुंदर का विलोम असुंदर होगा, कुरूप होगा, भोंडा होगा। ठीक है, कौन से नहीं है? असित। अगला प्रश्न, ढेर करना मुहावरे का अर्थ है। ढेर करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? थक कर चूर हो जाना, मार कर गिरा देना, एकत्र करना, छूट देना। ठीक है, तो इसका जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा? मार मार कर गिरा देना। ठीक है, ढेर करना। चलिए अब इंग्लिश से संबंधित प्रश्न करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशंस। शी इज शी इज इन चलिए अगला प्रश्न है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशंस। ठीक है, प्रीपोजिशंस फिल करने हैं। सी इज इंटरेस्टेड इज लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, इन, ऑन, एट, बाय। ठीक है, तो शी इज इंटरेस्टेड इन, क्या आ जाएगा? इन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। अगला प्रश्न, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू इनडायरेक्ट स्पीच। सी सैड आई विल हेल्प यू। ठीक है, आपको इसको नरेशन चेंज करना है। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा? शी सैड आई विल हेल्प यू, शी सैड दैट शी विल हेल्प मी। आई क्या हो जाएगा? शी, एंड यू किस में आ जाएगा? मी, और दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? दैट। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, शी सेड दैट शी वुड हेल्प मी, सॉरी विल का वुड होगा। और चलिए अगला प्रश्न, चूज द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड डिलीजेंट। ठीक है, डिलीजेंट का एंटोनिम्स क्या होता है? लेजी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज स्पेल्ड करेक्टली? ठीक है, रिसीव, डेफिनेटली, अकर्ड, टुमारो। कौन सा सही लिखा हुआ है वर्ड्स? ठीक है, किसकी स्पेलिंग सही है? अकर्ड।
चलिए, अब कोई कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आ गए। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में सही कथन बताना है। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। कंप्यूटर की गति धीमी होती थी। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग भाषा मशीन भाषा थी। यह एक बार में एक ही समस्या हल कर सकता था। ठीक है, तो जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे, जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे, वो उसमें क्या होती, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। इनकी गति बहुत धीमी होती थी। इनकी प्रोग्रामिंग भाषा कैसी थी, मशीनी भाषा थी। ठीक है, यह एक बार में एक ही समस्या का हल कर सकता था। तो क्या है, चारों के चारों कथन सही है। अगला प्रश्न, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन LSI में इलेक्ट्रॉनिक परिपथ की संख्या होती है। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक परिपथ की संख्या कितनी होती है, 10 से कम, 100 से कम, 1000 से कम, या फिर 1000 से अधिक। तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होती है, इसकी संख्या कितनी होती है, 1000 से कम होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का नाम है। तो भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है, शक्ति है। ठीक है, अगला प्रश्न, किसी कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर होने के लिए कार्य क्षमता कितनी होनी चाहिए, 500 मेगाफ्लॉस से अधिक, 400 मेगाफ्लॉस से अधिक, या फिर 300 मेगाफ्लॉस से अधिक, या फिर 200 मेगाफ्लॉस से अधिक। तो किसी कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर होने के लिए क्या होना चाहिए, उसकी जो कार्य क्षमता है वो कितनी होनी चाहिए, 500 मेगाफ्लॉस से अधिक होनी चाहिए। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कर एक साइड मेमोरी है, दूसरे साइड उनके एक्सेस टाइम दिए गए हैं। ठीक है, तो रजिस्टर का एक्सेस टाइम क्या होता है, 1 से 2 नैनो सेकेंड होता है। कैश मेमोरी का एक्सेस टाइम क्या होता है, 3 से 10 नैनो सेकेंड होता है। रैम का एक्सेस टाइम क्या होता है, 11 से 60 नैनो सेकेंड्स। मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है, तो मैग्नेटिक डिस्क का जो एक्सेस टाइम होता है वो कितना होता है, 10 से 50 नैनो सेकेंड। एंड ऑप्टिकल डिस्क, तो ऑप्टिकल डिस्क का एक्सेस टाइम होता है 100 से 200 नैनो सेकेंड। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 5 4, ऑप्शन बी। चलिए, अगला प्रश्न, किस की को दबाकर किसी और लेटर को दबाने पर कैपिटल लेटर टाइप होता है। ठीक है, अगर कोई लेटर को आपको कैपिटल लेटर में लिखना है तो आप क्या करोगे, कौन से फंक्शन की को दबाओगे, फिर बाद में उस लेटर को दबाओगे तो कैपिटल लेटर में हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा है, शिफ्ट की। ठीक है, शिफ्ट दबा के आप कोई सा भी लेटर, जैसे मान लो के को दबाते हो तो क्या हो जाएगा, कैपिटल में लिखाएगा के। ठीक है, अगला प्रश्न, CAI का पूरा नाम क्या है। CAI का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस। अगला प्रश्न, OCR स्कैनर के प्रकार हैं। ठीक है, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन स्कैनर के प्रकार हैं, लेबल स्कैनर, पेज स्कैनर, डॉक्यूमेंट स्कैनर, कंटिन्यूअस फॉर्म स्कैनर, या फिर कैरेक्टर स्कैनर। ठीक है, तो ओसीआर स्कैनर के प्रकार कौन से हैं, ये सारे ओसीआर के प्रकार हैं। तो ऑप्शन डी, 1 2 3 4 5 सारे के सारे। एक मैग्नेटिक टेप जिसकी लंबाई कितनी है, 2400 फीट है, तथा संग्रहण सघनता कितनी है, 1000 DPI हो, ठीक है, डॉट पर इंच हो, उसकी संग्रहण क्षमता क्या होगी, तो उसकी संग्रहण क्षमता, स्टोरेज क्षमता कितनी होगी, 28 MB। अगला प्रश्न, बूटिंग प्रोसेस में होने वाली क्रियाएं हैं। ठीक है, बूटिंग प्रोसेस में होने वाली क्रियाएं कौन सा है, पोस्ट, ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, और
बूट रिकॉर्ड, डॉस कर्नल, डॉस प्रॉम्प्ट। ठीक है, कौन सा है बूटिंग प्रोसेस में होने वाली क्रियाएं? तो बूटिंग प्रोसेस में होने वाली क्रियाएं क्या है? सभी की सभी है। ठीक है, ये सारी प्रोसेस होती है किसमें? बूटिंग में। पावर एमएस पावर पॉइंट में रेडी टू यूज का तात्पर्य क्या है? ठीक है, जब आप एमएस पावर पॉइंट यूज करते हैं उसमें रेडी टू यूज, ठीक है, रेडी टू यूज, इसका तात्पर्य क्या होता है? इसका मतलब होता है क्लिप आर्ट। ठीक है, अगला प्रश्न, एमएस एक्सेस में किसी डेटा टाइप की डिफॉल्ट साइज क्या होती है? तो एमएस एक्सेस में किसी डेटा टाइप की डिफॉल्ट साइज क्या होती है? 50। ऑप्शन बी। एमएस एक्सेल में किसी सेल पर जाने का शॉर्टकट की क्या है? तो एमएस एक्सेल में किसी सेल पर जाने का शॉर्टकट की है F5। ठीक है, और स्पेलिंग प्लस ग्रामर चेक करने के लिए शॉर्टकट की क्या है एमएस एक्सेल में? तो वो है F7। अगला प्रश्न, एमएस एक्सेल का ऑपरेशन फंक्शन है, तो एमएस एक्सेल का ऑपरेशन फंक्शन कौन कौन से होते हैं? तो सम, पावर, लैंड, रिप्लेस, फ्लोर। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है? एमएस एक्सेल के ऑपरेशन फंक्शंस हैं। अगला प्रश्न, एच टी टी पी www.google.com इस यूआरएल में सब डोमेन है। ठीक है, इसमें बताना है कि सब डोमेन कौन सा है। ठीक है, तो www ये सारे क्या है? सब डोमेन है। सर्वोत्तम ग्राफिक्स बनाई जा सकती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, फ्लॉटर या फिर इंकजेट प्रिंटर। तो सर्वोत्तम ग्राफिक्स बनाई जाती है किससे? प्लॉटर से। ठीक है, जो बड़े बड़े बैनर्स होते हैं या बड़े बड़े पोस्टर्स होते हैं उसको प्रिंट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? प्लॉटर का यूज किया जाता है, क्योंकि क्या होती है, इसकी जो ग्राफिक्स होती है वो सबसे अच्छी होती है। देश के उपयोग से डाटा एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता। CD RW, CDR DVD, RW फ्लैश ड्राइव। ठीक है, तो CDR कॉम्पैक्ट डिस्क राइट जो होता है इसमें आप डाटा सिर्फ एक बार लिख सकते हो। अगला प्रश्न, वेब की भाषा कौन सी है? ठीक है, वेब की ये क्वेश्चन बार बार आता है। ठीक है, मेगा वन में भी था, इसमें भी है, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते रहते हैं। तो वेब की भाषा कौन सी है? तो वेब की भाषा कौन सी है? HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का उपयोग डैश में किया जाता है। ठीक है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का प्रयोग किसमें किया जाता है? ऑनलाइन रेलवे सूचना प्रणाली, मोबाइल फोन, ई लर्निंग सॉफ्टवेयर या फिर वेबसाइट में। तो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है मोबाइल फोन में। ठीक है, दो या दो से अधिक इमेज मिश्रित कर नया इमेज बनाने की तकनीक क्या कहलाती है? तो जब दो इमेज को मिक्स कर देते हैं, हम कोई नया इमेज बनाते हैं, तो ये प्रोसेस कहलाती है मॉर्फिंग। ठीक है, अभी एआई द्वारा बहुत चल रहा है ये। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा फाइबर ऑप्टिक केबल का एक घटक नहीं है? ठीक है, फाइबर ऑप्टिक केबल का कौन सा एक घटक नहीं है? कोर, क्लेडिंग, कॉपर वायर या फिर कनेक्टर। तो ये है कॉपर वायर, ऑप्शन सी। निम्न में से एंटीवायरस नहीं है। ठीक है, कौन सा एंटीवायरस नहीं है? नॉर्टन, अवीरा, पांडा या ब्रेन। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ब्रेन जो है आपका एंटीवायरस नहीं है? ब्रेन क्या है? ये वायरस है। ठीक है, और याद रखिएगा कि ब्रेन जो है वो बूट सेक्टर का पहला वायरस है। फैट वायरस का उदाहरण है। ठीक है, फैट वायरस का उदाहरण कौन सा है? 1260, डायरेक्ट टू वे या फिर लिंक। तो फैट का उदाहरण है, फैट वायरस का उदाहरण है लिंक, ऑप्शन डी, लिंक। जंक ईमेल को कहा जाता है, जंक ईमेल को और क्या कहा जाता है? तो जंक ईमेल को हम बोलते हैं स्पैम।
अगला प्रश्न, मैक एड्रेस की कुल 6 सेटों में प्रत्येक सेट कितने बीट का होता है? ठीक है, तो मैक एड्रेस के कुल 6 सेटों में जो प्रत्येक बीट होता है वो कितने बीट का होता है? तो वो होता है प्रत्येक बीट 8 बीट का होता है। ठीक है, निम्न में से इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? डॉट मैट्रिक्स, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर या फिर लेजर प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर जो है ये क्या है? ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। पुरानी फाइलों को नए फाइल में बदलना क्या कहलाता है? पुरानी फाइल को नए फाइल में बदलना क्या कहलाता है? अपडेट, अपग्रेड, डाउनलोड, बूटिंग। तो ये कहलाता है अपडेट। ठीक है, जैसे देखना हमारे फोन या फिर एप्लीकेशन जो हम यूज करते हैं उसको अपडेट करने के लिए आता रहता है, उसमें क्या होता है, जो पुराने प्रोग्राम्स होते हैं, पुरानी फाइलें होती है, उनको क्या करते हैं, नए में हम चेंज करते हैं। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, कौन इनमें से दिए गए में से ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन से नहीं है? मैकिन्टोश, ऑप्शन बी, ये आपका ओपन सोर्स नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न, याहू सर्च इंजन कब अस्तित्व में आया? ठीक है, तो याहू सर्च इंजन कब अस्तित्व में आया था? ये आया था 1994 में। और 1998 में कौन आया था? इसमें आया था गूगल। ठीक है, निम्न में से माउस के प्रकार हैं। माउस के मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, कॉर्डलेस माउस। ठीक है, तो ये तीनों क्या है? माउस के प्रकार है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, ऑप्शन सी। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता दिवस के संबंध में सही कथन बताना है आपको। ठीक है, 15 अगस्त 2024 को 78वां आजादी दिवस मनाया गया। भारत के साथ उत्तर कोरिया भी 15 अगस्त को अपना आजादी दिवस मनाता है। लाल किले पर सबसे ज्यादा झंडा फहराने वाला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, तो अभी जो 15 अगस्त को हमने जो आजादी का महोत्सव मनाया वो क्या था? हमारा 78वां आजादी दिवस था। सही है, उत्तर कोरिया भी है, वो भी 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। और लाल किले पर सबसे ज्यादा ध्वजारोहण करने वाले प्रधानमंत्री कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। तो तीनों कथन सत्य है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। चलिए, अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पे आते हैं। ये है, मुनाल उपग्रह, मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण हेतु भारत और किस देश के मध्य समझौता हुआ है? ठीक है, तो मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण हेतु भारत और किसके बीच? नेपाल के बीच। ठीक है, समझौता हुआ है। अगला प्रश्न, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कुल देश 180, भारत का स्थान 159, शीर्ष स्थान स्वीडन। तो इसमें से आपको बताना है सही कथन। ठीक है, अब इस कथन पे विचार करना है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो आया, इसमें कुल कितने देश शामिल थे? तो 180 देश शामिल थे। भारत का कितना स्थान आया? तो 169वां, 159वां स्थान आया। एंड शीर्ष स्थान पर स्वीडन। ठीक है, शीर्ष स्थान पर स्वीडन नहीं है ये। तो 1 और 2 सही। अगला प्रश्न, वर्तमान में देश के नौसेना अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ठीक है, वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष कौन है अभी? ठीक है, तो ये हैं वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, ऑप्शन बी। ठीक है, ये अभी क्या है? दिनेश के त्रिपाठी जी है, वो क्या है? अभी नौसेना के अध्यक्ष हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पेरिस ओलंपिक अभी जो हुआ है इसके बारे में बताइए। स्वतंत्रता के बाद एक ही ओलंपिक संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय
पहली भारतीय एथलीट कौन है? मनु भाकर है, सही है। भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अब तक कुल 13 ओलंपिक मेडल अपने नाम किया है, ये भी सही है। पूरे संस्करण में लियोन मर्याद सबसे सफल खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो जो तीनों कथन दिया हुआ है, ये तीनों के तीनों कथन क्या है ओलंपिक के रिगार्डिंग? सत्य है। तो आपको सही कथन ही चुनना था। तो क्या हो जाएंगे? 1 2 3 सही, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न, बाल मनोविज्ञान से संबंधित। सीखने के लिए आकलन, ठीक है, अभिप्रेरणा को बढ़ाता है, अलग करने और रैंक देने की प्रयोजन के लिए किया जाता है, ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है, विशिष्ट होता है और अपने आप में कई आकलन गतिविधि है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि सीखने के लिए आकलन क्या करता है? अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, ऑप्शन ए। सीखने के लिए आकलन जो है किसको? अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न, संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है? संवेग विषयनिष्ठ भावना है और वह अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। संवेग न केवल वैयक्तिक विद्यार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। संवेग उत्तेजना और संज्ञानात्मक व्याख्या के जटिल पैटर्न होते हैं। संवेगात्मक प्रक्रिया में शारीरिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं शामिल होती है, ठीक है। तो संवेग मनोविज्ञान, संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में किस पर कम ध्यान दिया गया है? ठीक है, तो किस पर कम ध्यान दिया गया है कि संवेग न तो व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में उत्पन्न होती है, इस पर कम ध्यान दिया गया है। अगला प्रश्न, कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं के संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते हैं। पारंपरिक रचनात्मक, अध्यापक केंद्रित या फिर सामाजिक रचनात्मक, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि वास्तविक सांसारिक समस्याओं के संबंध में जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए, ठीक है, किस पर? जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर क्या ग्रहण करते हैं? तो ये क्या है? आ जाओ आ जाओ। चलिए अगला प्रश्न है, डैश कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं के संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो क्या? सामाजिक रचनात्मक, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अधिगम अक्षमताएं हैं, वस्तुपरक तथ्य तथा संस्कृति की इनमें से कोई भूमिका नहीं है। पठन अक्षमता के पर्याय हैं, सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती है, समय व हस्तक्षेप के स्वरूप की अपेक्षा करते हुए भी अपरिवर्तनशील नहीं होते हैं, ठीक है। तो क्या? अधिगम अक्षमताएं, ठीक है, अधिगम अक्षमताएं क्या है? समान या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती है अधिगम की अक्षमताएं, सीखने की अक्षमताएं। अगला प्रश्न, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं।
इस प्रकार के अनुकरण को डेश कहा जाता है। गौड़ अनुकरण, सामाजिक अधिगम, सामान्यीकरण, प्राथमिक अनुकरण। ठीक है, तो शिक्षार्थी जो है जैसे कोई फैशन शो में कोई मॉडल है उनको देखकर उस चीज को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सामाजिक अधिगम। ठीक है, ऑप्शन बी। प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, अपसारी चिंतक, बहिर्मुखी, बहुत परिश्रमी, अभिसारी चिंतक। ठीक है, तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी क्या होते हैं? ये होते हैं अपसारी चिंतक। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक, ठीक है, चिंतन एक क्या है? अनिवार्य रूप से संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना, भावात्मक व्यवहार। तो चिंतन क्या है? चिंतन है संज्ञानात्मक गतिविधि। ठीक है, अनिवार्य रूप से। छात्रवासी को प्रतिवर्ष कितने माहों के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है? तो छात्रवासी को प्रतिवर्ष कितने माहों के लिए? 10 माह के लिए छात्रवृत्ति मिलती है। किस अभ्यास को योग का आंतरिक अभ्यास कहा गया है? तो किस अभ्यास को योग का आंतरिक अभ्यास कहा गया है? समाधि, ध्यान, धारणा। ठीक है, तो योग का आंतरिक अभ्यास किसे कहा गया है? उपरोक्त सभी को। चलिए, लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है जिसमें कि शिक्षक विद्यालय शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का मार्गदर्शन कर सकते हैं? तो अधिक चुनौतीपूर्ण पूर्ण कार्य देना, अधिक प्रशिक्षण देना, सहयोग और सुझाव देना, या फिर अधिक गृह कार्य प्रदान करना। तो कोई शिक्षक जो है वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का मार्गदर्शन किस प्रकार से कर सकते हैं? तो ये कैसे मार्गदर्शन कर सकते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के सहयोग और उनको सुझाव देकर।